Hello, aspirants. Welcome to the lectures of History of Modern India from the book Spectrum. And we are doing the fourth chapter, which is your India on the eve of British conquest. इस chapter में हमने already देख लिया है what were the challenges before the Mughals, decline of the Mughal Empire, and in the last lecture we did the rise of regional states. Okay, so today we have a new topic that is socio-economic conditions. And क्या क्या देखेंगे हम इसमें basically what was the societal setup in the 18th century, okay, and the kind of education and the agriculture, the type of agriculture, the trade, art and architecture, and so on. Okay, so let's see the question first. Your question is, assess the socio-economic conditions of India in the 18th century before the British conquest. ओके, तो हम फोकस किस पे कर रहे हैं? हम 18th सेंचुरी पे फोकस कर रहे हैं और स्पेशली बिफोर द ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट. ओके, लेट्स बिगिन देन. So the condition here is in the 18th century is that India has become a land of contrast. That is, एक तरफ तो extreme poverty है, बेहद poverty है, लोग बेहद गरीब हैं, but दूसरी ही तरफ extreme luxury है. Okay, existed side by side. And I don't think this is something new, right? You two agree with me. From the beginning of the civilization, अगर आप initial कुछ 1000 years छोड़ दे, like हड़प्पा civilization and all, okay, then especially when the kingdoms started coming up, Mahajanpadas and all, तो ये जो gap है between the rich and the poor, it started widening. Okay, and even today also we witness the same thing. आपने इनफैक्ट पढ़ा भी होगा, रिपोर्ट्स में भी आता रहता है that जो top 1% है ना आपके, the top richest 1%, which are called the ultra rich, they are holding more than 45% of global wealth. Can you imagine? So yeah, extreme poverty and extreme luxury has been in existence side by side from ages, since ages. ओके, हाँ, बट एक चीज़ है, अगर हम 18th सेंचुरी की बात करें तो यहाँ पे 18th सेंचुरी में इंडियन मासेस की कंडीशन स्टिल बेटर है किससे, जो कि आगे आने वाले 100 years ऑफ ब्रिटिश रूल में होने वाली है. ओके, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है. Okay, let's start with the agriculture, that what kind of agriculture is going on. Backward है सबसे पहली बात. Technically it is backward because peasants, the farmers, they are using the old methods only and there are no improved machines for that. Machines improved क्या, machines ही नहीं है, they are using the handheld tools. ठीक है, वो खेत जोतने के लिए प्लो यूज़ किया जाता था and all. Okay, and most of the works are being done by the hands only. It is technically backward and it was worked by the hard labor of the peasants. ठीक है, काफ़ी मेहनत भरा काम था एग्रीकल्चर और आज भी है इनफैक्ट. बट दिस हार्ड वर्किंग क्लास सेल्डम गॉट द फ्रूट्स ऑफ द लेबर. दैट इज, जो भी वो हार्ड वर्क कर रहे हैं उसका उनको फ्रूट नहीं मिलता था. वाई? बिकॉज ऑफ द एग्जॉर्बिटेंट टैक्सेस जो कि स्टेट अप्लाई करता था फार्मर्स पर. ओके, और बीच में आपके ज़मींदार्स भी हैं, जागीरदार्स भी हैं, रेवेन्यू फार्मर्स हैं, तो ये अपना शेयर उसमें से ले लेते थे एंड टैक्सेस यूज्ड टू बी वे हाई. ठीक है, ओके, तो ये तो था आपका एग्रीकल्चर का कंडीशन. ओके, सो एग्जॉर्बिडेंट अमाउंट्स फोर्स्ड टू पे, उनको फोर्स किया जाता था हाई टैक्सेस पे करने के लिए. देन नेक्स्ट इज योर ट्रेड एंड इंडस्ट्री. ट्रेड एंड इंडस्ट्री काफ़ी आपने पहले भी देखा, लास्ट लेक्चर में भी देखा कि सब कुछ डिक्लाइन पे है. मुगल एम्पायर ओवरऑल डिक्लाइन पे, बट स्टिल ट्रेड वॉज फ्लरिशिंग. ओके, सो व्हाट्स गोइंग ऑन? इंडिया इज सेल्फ सफिशिएंट इन हैंडीक्राफ्ट्स एंड एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स. ठीक है, ध्यान रखना है आपको, इन दोनों में ये सेल्फ सफिशिएंट है और बहुत ज़्यादा लार्ज स्केल पे हम लोग फॉरेन गुड्स को इम्पोर्ट नहीं कर रहे थे. ठीक है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्ट नहीं था, बल्कि एक्सपोर्ट्स हमारे ज़्यादा थे. हमारा जो इंडस्ट्रियल और एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स है वो फॉरेन मार्केट्स में काफ़ी डिमांड में थे. ठीक है, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट भी और आपके इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स भी. और हमारे एक्सपोर्ट्स दे वर मोर देन द इम्पोर्ट्स. सो ट्रेड वॉज बैलेंस्ड बाय द इम्पोर्ट ऑफ सिल्वर एंड गोल्ड. ठीक है, एक्सपोर्ट ज़्यादा है और इम्पोर्ट में हम क्या कर रहे हैं? सिल्वर एंड गोल्ड. इसीलिए इंडिया को कहा भी जाता है एज अ सिंक ऑफ प्रीशियस मेटल्स. ठीक है, हम लोग बहुत ज़्यादा गोल्ड स्पेशली हमारे कंट्री में आज भी बहुत डिमांड में रहता है एंड एंशियंट टाइम्स में भी वो बहुत ज़्यादा डिमांड में था. ओके, तो इसका इंपोर्ट ज़्यादा हो रहा था. तो आपको ध्यान में रखना है कि प्रीशियस मेटल्स जो हैं बेसिकली ज़्यादा इंपोर्ट हो रहे थे इंडिया में. अच्छा, इंडिया
क्योंकि अब एक्सपोर्ट्स ज़्यादा कर रहा है और इम्पोर्ट्स इसके कम है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? ट्रेड सरप्लस। ट्रेड सरप्लस का मतलब है जब आपका एक्सपोर्ट इम्पोर्ट से ज़्यादा होते हैं। ठीक है, तो अब देखिए अगर आप आज का सिनेरियो देखें तो हमारा हमेशा ट्रेड डेफिसिट रहता है। इम्पोर्ट्स हमारे ज़्यादा होते हैं ओवरऑल, ऑन एन एवरेज आई एम टॉकिंग, और हमारे एक्सपोर्ट्स कम होते हैं। बट सोचिए 18th सेंचुरी में वी वर ट्रेड सरप्लस। ठीक है, सो रिमेंबर दिस थिंग एज वेल। Next you have, let's see what were the important items of import and export. Okay, तो अगर हम import की बात करें तो सबसे पहले है आपका कि पर्शियन गल्फ रीजन से आपका क्या क्या सामान आ रहा है इंडिया में। वो है आपके पर्ल्स, रॉ सिल्क, वूल, डेट्स, ड्राइड फ्रूट्स एंड रोज वाटर। ठीक है, ये सारे जितने भी ये आइटम्स लिखे हुए हैं, यू डोंट हैव टू मग अप, यू डोंट नीड टू क्रैम, बट येस अगेन आई वोंट डिनाई यू शुड हैव अ जनरल आइडिया कौन सा सामान कहाँ से आ रहा है। बार बार इसको पढ़ेंगे, रिवाइज करेंगे तो डेफिनेटली याद हो जाएगा। ठीक है, तो ये था आपका पर्शियन गल्फ। देन अरेबिया में आ जाओ आप, वहाँ से आपका इंपॉर्टेंट आ रहा है कॉफ़ी, गोल्ड, ड्रग्स एंड हनी। ये यहाँ पे ड्रग्स का मतलब है नॉट दोज कोकेन एंड ऑल। यहाँ पे ड्रग्स का बेसिकली मतलब है द मेडिसिन। ओके, यस। देन यू हैव योर चाइना। चाइना से आपका टी, शुगर, पोर्सिलीन एंड सिल्क। देखिए टी तो सबको ही पता है कि चाइना से काफ़ी ट्रेड पहले से ही होता आ रहा है। और पोर्सिलीन वॉज अ काइंड ऑफ अ आइटम जिससे आपके वेसेस बनते थे बहुत ज़्यादा, तो बहुत शाइनी सा होता है, बहुत ब्यूटीफुल इसके वेसेस बनते हैं। एंड ये स्पेशली एज अ गिफ्ट होता था। अगर कोई चाइना से कोई कोई हाई ऑफिशियल आ रहा है, किसी किंगडम से आ रहा है, इंडिया विजिट कर रहा है, तो यहाँ की किसी कोर्ट में अगर वो जा रहा है, सो दे यूज टू गिफ्ट पोर्सिलीन वेसेस। आई हैव एक्चुअली सीन देम, दे लुक रियली ब्यूटीफुल, आपको म्यूजियम्स में रखे हुए मिल जाएंगे। देन यू हैव योर तिब्बत। तिब्बत से आपका क्या आ रहा है? गोल्ड, मस्क एंड वुलन क्लोथ। तो देखो तिब्बत है, ठीक है, टेम्परेट रीजन है, शीप्स एंड गोट्स बहुत होती हैं, तो वूल का होना लाजमी है, तो यहाँ से आपका वूल आएगा ही आएगा। देन मस्क एक्चुअली आपका एक सब्सटेंस होता है जिसको आप परफ्यूम बनाने में यूज़ करते हो, तो मस्क इज़ दैट एंड द गोल्ड। नेक्स्ट मूव टू अफ्रीका। अफ्रीका से आइवरी एंड ड्रग्स। आइवरी, अफ्रीका फेमस है आइवरी के लिए। आइवरी यू नो ना, दोज जो टस्क होते हैं आपके एलिफेंट्स के, दैट इज कॉल्ड आइवरी। एंड देन ड्रग्स, अगेन मेडिसिन। देन यू हैव योर यूरोप। यूरोप से आपका वुलन क्लोथ, कॉपर, आयरन, लेड एंड पेपर। ओके, तो देखो यूरोप में थोड़ा आपको एक डिफरेंस नज़र आ रहा होगा कि यहाँ से कुछ मेटल्स भी आ रहे हैं, जैसे कॉपर है आपका, आयरन है आपका, लेड है आपका। ओके, ये कुछ मिनरल्स आपके आ रहे हैं यहाँ से, एंड पेपर। सो रिमेंबर ऑल दीज important items of import and have a general idea. देन देखते हैं कि एक्सपोर्ट क्या हो रहा है। एक्सपोर्ट आपका बेसिकली हो रहा है कॉटन टेक्सटाइल्स। दिस इज ऑल्सो वेरी मच ऑब्वियस, कॉटन टेक्सटाइल्स के लिए ही इंडिया फेमस था काफ़ी। रॉ सिल्क आपका जा रहा है, सिल्क फैब्रिक्स जा रहे हैं आपके, सिल्क से बने हुए फैब्रिक्स हैं। हार्डवेयर है, इंडिगो है, सॉल्ट पिट। देखिए सॉल्ट पिटर आई हैव आई थिंक told you earlier as well, saltpeter is a kind of preservative, okay, used in food preservation. saltpeter वो होता है आपका पोटेशियम नाइट्रेट होता है saltpeter. then you have your opium, rice, wheat, sugar, pepper and spices. अब ये देखिए एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स हैं, राइस हो गया, वीट हो गया, शुगर हो गया, तो क्योंकि एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स काफ़ी लार्ज स्केल पे इंडिया एक्सपोर्ट कर रहा था। एंड स्पाइसेस के लिए अगेन इंडिया इज़ वेरी फेमस, हैज़ बीन वेरी फेमस, ओके, नोन एज द लैंड ऑफ स्पाइसेस एज वेल, आपका जो ये सदर्न इंडिया है। देन यू हैव योर प्रीशियस स्टोन्स एंड अगेन ड्रग्स। सो ये कुछ आपके इंपॉर्टेंट एक्सपोर्ट आइटम्स थे। लेट्स सी नेक्स्ट कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री के कहाँ कहाँ आपके इंपॉर्टेंट सेंटर्स थे। ढाका तो आपको पता है आज का जो ढाका है विच इज़ इन बांग्लादेश, क्योंकि वो पहले बंगाल वाले रीजन में आता था, तो यार ढाका। मुर्शिदाबाद अगेन इट्स द रीजन ऑफ बंगाल ओनली, तो ढाका एंड मुर्शिदाबाद ये आपका बंगाल हो गया, तो बंगाल इन जनरल, ठीक है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए। देन यू हैव योर पटना इज इन बिहार, सूरत, अहमदाबाद एंड ब्रॉच, ये सब आपके कहाँ पे हैं? दिस इज इन गुजरात, ठीक है, ये तीनों सिटीज़, ओके। देन यू हैव चंदेरी इज इन मध्य प्रदेश एंड बुरहानपुर एज वेल, ओके। जौनपुर
वाराणसी, लखनऊ, आगरा, ये आपके यूपी के रीजन्स हैं। एंड देन मुल्तान एंड लाहौर, ये आपके जो आज का पाकिस्तान है उसके रीजन्स हैं, ठीक है। देन यू हैव योर मसूलीपट्टनम, मसूलीपट्टनम रिमेंबर इट्स इन आंध्र प्रदेश। औरंगाबाद, ये आपका महाराष्ट्र का रीजन। चीकाकोल एज इट्स रिटन हियर इट्स इन आंध्र प्रदेश ओनली, ये आज का जो है आपका श्रीकाकुलम के नाम से आप इसको जानते हैं, ओके। सो चीकाकोल ये इसका पुराना नेम है श्रीकाकुलम का। तो ये आपके रीजन्स आंध्र प्रदेश के। देन विशाखापट्टनम आपको पता ही है। देन बैंगलोर, कोयम्बटूर, मदुरई, ये कुछ साउथ के रीजन्स आपके तमिलनाडु एंड कर्नाटका, ओके। देन कश्मीर वॉज अ सेंटर ऑफ वुलन मैन्युफैक्चर, वुलन के लिए तो दिस इज ऑब्वियस कि कश्मीर से एक्सपोर्ट हो रहा था। तो ये जो सारे इम्पोर्ट्स और ये टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ हैं आपके इंपॉर्टेंट सेंटर्स हैं, तो आइडिया होना चाहिए। तो क्या क्या ब्रॉड वे में अगर हम देखें तो हमने देखा बंगाल, ठीक है, फिर आपने देखा यहाँ पे बिहार भी है, और बिहार भी लगभग काफ़ी एरिया जो है उस टाइम पे वो ऑलमोस्ट बंगाल के अंदर ही आता था। एंड देन आपने गुजरात देखा, आपने एमपी देखा, ठीक है, ये यूपी देखा आपने, देन ये पाकिस्तान का एरिया आपने देखा। देन सदर्न इंडिया में आ जाओ तो आपने आंध्र प्रदेश देखा, महाराष्ट्र भी देखा, ठीक है, कर्नाटका भी है और तमिलनाडु भी है। तो ये कुछ आपके इम्पॉर्टेंट सेंटर्स थे किसके, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ के। एक और हम देखेंगे कि शिप बिल्डिंग इंडस्ट्रीज़ के क्या क्या सेंटर्स थे। तो देखिए, शिप बिल्डिंग है तो ऑब्वियसली जितने भी आपके कोस्टल रीजन्स हैं, कोस्टल स्टेट्स थे उस टाइम पर, वो ही शिप बिल्डिंग इंडस्ट्रीज़ में कंट्रीब्यूशन कर रहे होंगे। तो आपके जितने भी ये, आप ऊपर से आ जाओ महाराष्ट्र वाला एरिया, ठीक है, आंध्र रीजन एंड बंगाल, ये लीडर्स थे। यहाँ पे काफ़ी लार्ज स्केल पे शिप बिल्डिंग्स होती थी। उसके अलावा आप देखो केरला कोस्ट है, ठीक है, कैलिकट एंड क्विलोन, क्विलोन आज का आपका कोल्लम है, ये केरला में ही है, तो कैलिकट एंड क्विलोन, ओके। देन द जामोरिन ऑफ कैलिकट, रिमेंबर हु वाज जामोरिन, जामोरिन वाज द रूलर ऑफ कैलिकट। कब, जब वास्को डी गामा 1498 में इंडिया आए थे, तो वास्को डी गामा जी कहाँ आए थे, ही रीच्ड कैलिकट ओनली। तो उस टाइम पे रूलर कौन था कैलिकट का, ही वाज द जामोरिन, जिसका दूसरा नाम था समुथिरी, ओके। सो रिमेंबर दिस। Now Zamorin of Calicut used the Muslim Kunjali Maraikars. Maraikars is the name of the people, ठीक है, who were known for their seafaring ability. They were very famous for their seafaring, that is they knew how to sail the oceans, how to sail the seas, and ये ट्रेड भी करते थे, सी ट्रेड के लिए भी ये जाने जाते थे। तो आपको मराइकर्स बिल्कुल ध्यान में रखना है, हु वर मुस्लिम कुंजली मराइकर्स, ठीक है, दे वर फेमस फॉर दी सी फेयरिंग एबिलिटी एंड जामोरिन ने इनको अपनी नेवी में बहुत यूज़ किया है, ठीक है, ओके। देन यू हैव योर यूरोपियन कंपनीज बॉट मैनी इंडियन मेड शिप्स फॉर देयर यूज़। ऑब्वियसली उनके लिए तो लाजमी था यहाँ से खरीदना, भाई दे वर ट्रेडिंग हियर, तो अब सारी की सारी शिप्स तो यूरोप से नहीं लेके आ सकते वो, so they used to purchase Indian made ships, okay। so this was about your trade and industry। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं which is your status of education, very important। so 18th century की जो education है अभी भी काफ़ी हद तक आपकी ट्रेडिशनल है, एंड जो वेस्टर्न कंट्रीज़ में जो आपके रैपिड डेवलपमेंट्स हो रहे हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी को लेके, एंड दे आर इनकॉर्पोरेटिंग लॉट ऑफ वेरियस फील्ड्स ऑफ स्टडीज़, मतलब वेरियस सब्जेक्ट्स हैं वहाँ पे पढ़ाए जा रहे हैं स्कूल्स में, कॉलेजेस में, बट वो चीज़ अभी इंडिया में नहीं हो रही है। हमारी एडुकेशन अभी भी ट्रेडिशनल, जैसे पुराने तरीके से कुछ लिमिटेड सब्जेक्ट्स पढ़ा रहे हैं, और वो मेथड भी कि हाँ एक गुरुकुल टाइप का स्कूल है, देयर इज़ अ गुरु एंड देयर आर स्टूडेंट्स, ठीक है, दैट काइंड ऑफ सिनारियो इज़ देयर, गेटिंग टॉट अंडर द ट्री के नीचे बैठे हो, दैट इज़ ऑब्वियसली गुड, वो एक अलग चीज़ है, बट हाँ जो मेथड्स हैं, जो सब्जेक्ट्स हैं, वो अभी भी आपके ट्रेडिशनल हैं। सो क्या ट्रेडिशनल सब्जेक्ट्स हैं अभी भी आपके, कन्फाइंड टू लिटरेचर, लॉ, रिलीजन, फिलॉसफी, ओके, एंड लॉजिक, ये आपके ट्रेडिशनल, मतलब ये सब्जेक्ट्स जो हैं पढ़ाए जा रहे थे। लेकिन क्या नहीं पढ़ाया जा रहा था, एक्सक्लूडेड क्या था, एक्सक्लूडेड था द स्टडी ऑफ फिजिकल एंड नेचुरल साइंसेस, टेक्नोलॉजी एंड ज्योग्राफी। अब देखिए साइंस और टेक्नोलॉजी ही नहीं है जो बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं डेवलपमेंट में, तो ये चीज़ ही नहीं है, तो इसीलिए कहीं ना कहीं एक बैकवर्डनेस का ये भी एक रीज़न था।
और ज्योग्राफी, अगेन ज्योग्राफी नहीं पढ़ाई जा रही है. दैट्स वाई यू सी कि आपको इंडियन नेम्स बहुत ज़्यादा नज़र नहीं आते हैं व्हेन वी टॉक अबाउट दी वर्ल्ड वॉयजेस. जो एंशियंट टाइम्स में, जैसे आप वास्को डी गामा जी को जानते हैं, आप कोलंबस को जानते हैं, वो दे सेट आउट टू फाइंड द न्यू वर्ड्स, न्यू लैंड्स, बट एज सच इंडियन पीपल का बहुत ज़्यादा नेम्स आपको नज़र नहीं आएंगे बिकॉज ज्योग्राफी की नॉलेज बहुत लिमिटेड थी. ओके, सो कहीं ना कहीं एक ये भी रीज़न था दैट द इंडियन पीपल वर लिमिटेड टू द इंडियन लैंड मास ओनली, एंड देयर आर अदर रिलीजन के रीजंस भी हैं दैट दे वर नॉट अलाउड एंड ऑल दोज आर डिफरेंट थिंग्स. ठीक है, चलिए, तो आपने देख लिया कि क्या इंक्लूडेड थे सब्जेक्ट्स और क्या एक्सक्लूडेड थे, ध्यान में रखना है. नेक्स्ट यू हैव योर पाठशालास एंड मकतब्स. देखिए, पाठशालास तो डेफिनेटली सबको पता होगा कि ये हिंदू स्कूल्स थे, लेकिन ये एलिमेंट्री स्कूल्स थे. रिमेंबर, एलिमेंट्री यू नो ना, दोज प्राइमरी एजुकेशन स्कूल्स वेयर चिल्ड्रन आर टॉट टिल 5th स्टैंडर्ड. ठीक है, बिगनिंग से 5th स्टैंडर्ड तक मोस्टली उनको एलिमेंट्री स्कूल्स कहा जाता है. तो पाठशालास वर योर एलिमेंट्री स्कूल्स फॉर होम, फॉर द हिंदूज. सिमिलरली आपके मकतब्स होते थे एलिमेंट्री स्कूल्स फॉर दी मुस्लिम्स. ओके, सो रिमेंबर दिस. सो मकतब्स वर दी एलिमेंट्री स्कूल्स फॉर मुस्लिम्स. ध्यान रखने हैं दोनों नेम्स. देन एजुकेशन वॉज कन्फाइंड टू रीडिंग, राइटिंग एंड अरिथमेटिक. तो यहाँ पे भी देखिए कि सिर्फ 3 जगहों पे पढ़ाई हो रही है आपकी. एक तो रीडिंग हो रही है आपकी, राइटिंग हो रही है, और सिर्फ अरिथमेटिक है. इसके अलावा बहुत ज़्यादा सब्जेक्ट्स इंक्लूडेड नहीं हैं. एंड चिल्ड्रन फ्रॉम द लोअर कास्ट समटाइम्स अटेंडेड दी स्कूल्स. ओके, एंड फीमेल प्रेजेंस वॉज रेयर. तो दिस इज़ नॉट समथिंग शॉकिंग, राइट. लोअर कास्ट के साथ जो डिस्क्रिमिनेशन था बहुत प्रेवेलेंट था, तो वो पहली बात तो स्कूल अटेंड कर ही रहे हैं, वही बड़ी बात है. ठीक है, एंड फीमेल का प्रेजेंस भी ना होना, इट्स नॉट शॉकिंग बिकॉज फीमेल वर नॉट गिवन any rights. Okay, they were denied most of the rights, they were not considered equal to men. Okay, चलिए आगे बढ़ते. then you have your chatus, pathis and tolls. ठीक है, ये आपके बिहार और बंगाल रीजन में सेंटर्स ऑफ हायर एजुकेशन थे. अगेन इंपॉर्टेंट, हायर एजुकेशन है, तो याद रखना है कि चटूस, पथीज और टोल्स आपके हायर एजुकेशन के सेंटर्स हैं. इसमें से कुछ आपके जो फेमस सेंटर्स हैं वो हैं संस्कृत एजुकेशन के, जो आपके काशी, वाराणसी सबको पता है, तिरहुट, मिथिला, नादिया एंड उत्कला. ये जो रीजन्स हैं आपके, ये सारे आपके जो बंगाल, बिहार, झारखंड वाला सारा एरिया है, कुछ पार्ट उड़ीसा का भी उसी के रीजन्स हैं. आपको स्पेसिफिक याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है कौन सा किस स्टेट में पड़ता है, बट हाँ, ये आपके लिमिटेड कहाँ पे हैं, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, झारखंड, इस वाले एरिया में. ठीक है, नेक्स्ट यू हैव योर मदरसाज भी आई थिंक सबको पता होगा. ये भी आपके इंस्टीट्यूशंस हैं हायर लर्निंग के, बट किसके लिए, पर्शियन एंड अरेबिक, स्पेशली मीन्स मुस्लिम्स के लिए. तो मुस्लिम किड्स तो आज भी आप देखेंगे ज़्यादातर मदरसाज में ही एजुकेशन अपनी अटेन करते हैं. और पर्शियन आपको पता है कि कोर्ट लैंग्वेज हुआ करती थी मुगल एम्पायर में. कोर्ट लैंग्वेज, ऑफिशियल लैंग्वेज थी ये, एंड मुस्लिम्स यूज्ड टू लर्न दिस लैंग्वेज, एंड उनके साथ साथ हिंदूज भी इस लैंग्वेज को सीखते थे. क्यों सीखते थे भाई, ज़रूरत थी. अब कोर्ट में सिर्फ मुस्लिम्स तो नहीं होंगे, हिंदूज भी लार्ज नंबर पे एम्प्लॉयड होते थे, तो उनको भी ज़रूरत थी इस लैंग्वेज को सीखने की. तो पर्शियन language used to be learned from the madrasas. Then you have your Azimabad as the important center for Persian education. Remember this. And people who जिनको पढ़ना होता था कुरान और मुस्लिम थियोलॉजी. ठीक है, कुरान तो ना होली बुक ऑफ इस्लाम, राइट, एंड मुस्लिम थियोलॉजी दैट इज स्टडी ऑफ गॉड, स्पिरिचुअलिज्म. ठीक है, ये पढ़ने के लिए जो इंटरेस्टेड थे उनको अरेबिक में जो है प्रोफिशेंसी होना बहुत ज़रूरी होता था. तो एक काइंड ऑफ कि मैंडेटरी होता था कि आपको अरेबिक बहुत अच्छे से आनी चाहिए, तभी आप कुरान और मुस्लिम थियोलॉजी को पढ़ सकते हैं. सो दिस वाज अबाउट योर एजुकेशन. ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका सोसाइटल सेटअप. सोसाइटल सेटअप में मैनी कास्ट्स, मैनी सेक्ट्स, दिस वाज द आइडेंटिटी ऑफ इंडिया दैट टाइम, राइट. डिविजन बहुत हो चुका था, तो ठीक है डिवीजन है कुछ, लेकिन ब्रॉड कल्चरल यूनिटी भी आपको देखने को मिल जाएगी. बट पीपल आर जनरली डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, रिलीजन, रीजन, ट्राइब एंड लैंग्वेज. ठीक है, इस बेसिस पे काफ़ी ऑलरेडी डिवीजन है सोसाइटी में. फैमिली सिस्टम की बात करें तो पैट्रियार्कल था.
ठीक है, आज भी बहुत फैमिलीज में पेट्रियार्कल है. पेट्रियार्कल का मतलब दैट मेल इज द हेड ऑफ द फैमिली. ठीक है, एंड ही विल टेक ऑल द इम्पॉर्टेंट डिसीजंस. ओके, सो पेट्रियार्कल का मतलब ये है. पेट्री का मतलब होता है फादर, और अगर आप मेट्रियार्कल कहीं सुनेंगे तो मेट्री का मतलब होता है मदर, तो मेट्रियार्कल भी होता है. तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ पेट्रियार्कल था, कहीं एक्सेप्शंस आपको देखने को मिल जाएंगे. एंड कास्ट वॉज द सेंट्रल फीचर ऑफ द सोशल लाइफ इन द हिंदूज. तो ये तो पता ही है ना आपको कि इस टाइम पे स्पेशली वेदर आपका आइडेंटिफिकेशन होता था आपकी कास्ट से. आप क्या करते हो, क्या जॉब करते हो, डजेंट मैटर. यू आर फ्रॉम विच रीजन, डजेंट मैटर. क्या लैंग्वेज बोलते हो, डजेंट मैटर. बट ये ज़रूर मैटर करता था बहुत ज़्यादा, और सबसे ज़्यादा दैट टू विच कास्ट यू बिलोंग, एंड योर कास्ट यूज टू बी योर आइडेंटिटी. ओके, यस. और 4 वर्णास तो आपने सबने पढ़ा है, दैट इज ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्र, राइट. तो इनके अलावा अपार्ट फ्रॉम द 4 वर्णास, हिंदू फिर फर्दर सब कास्टेज में, बहुत सारी सब कास्टेज में डिवाइडेड हैं. एंड ये जो कास्ट है, इन्होंने इनकी पोजीशन एक सोशल स्केल पे परमानेंटली फिक्स करके रखी हुई थी कि अगर आप पर्टिकुलर ए कास्ट से हो और वो हायर कास्ट है, तो आपको एक ज़्यादा बेटर स्टेटस मिला है सोसाइटी में, आपकी बहुत ज़्यादा इज्जत है सोसाइटी में, एंड दीज काइंड ऑफ थिंग्स. वेयर एज इफ़ यू बिलोंग टू द लोअर कास्ट, यू डोंट हैव दोज प्रिविलेजेस. ठीक है, तो सब कास्टेज पे डिविजन ऑलरेडी हो चुका है. देन चॉइस ऑफ प्रोफेशन वॉज मेनली डिटरमाइंड बाई द कास्ट कंसिडरेशंस. तो आप जिस कास्ट को बिलोंग करते हो वो आपका प्रोफेशन भी डिसाइड करता था मोस्टली. if you are a Brahmin, then obviously you will be involved in all those activities like puja part and everything, priest and all. बट दिस इज़ नॉट लाइक हार्ड एंड फास्ट, बिल्कुल रिजिड था ये. एक्सेप्शंस आपको मिल जाएंगे, बहुत एक्सेप्शंस थे. एंड कास्ट स्टेटस जो है काफ़ी फ्लूइड था. लेटस इट्स नॉट हार्ड एंड फास्ट दैट अगर आप इस कास्ट से हो तो आपको ज़बरदस्ती वही ऑक्यूपेशन या उसी तरीके की जॉब या वही बिजनेस करना ही करना है. ओके, यस. तो आपको कई जगह फ्लेक्सिबिलिटी नज़र आ जाएगी. अच्छा, अब आता है आपका इंपॉर्टेंट रोल कास्ट काउंसिल्स का एंड पंचायत्स का. तो रिमेंबर दिस, कास्ट काउंसिल्स एंड द पंचायत्स, ये किस लिए होते थे? ये कास्ट नॉर्म्स एंड रेगुलेशंस की क्या कायदे हैं, क्या कानून हैं, क्या फॉलो करने हैं ट्रेडिशंस, क्या कस्टम्स हैं, वो सब का सारा देखभाल ये लोग करते थे, कास्ट काउंसिल्स एंड दी पंचायत्स. चलो, ये तो बात हो गई हमारे हिंदूज की. लेट्स टॉक अबाउट इस्लाम एंड मुस्लिम्स. ओके, जैसे जनरली एक एक मेंटालिटी है, आई शुड नॉट से मेंटालिटी, एक नोशन बना हुआ है कि मुस्लिम्स में बहुत ज़्यादा कोई कास्ट के बेसिस पे डिवीजन नहीं होता है, लेकिन ऐसा नहीं है. सोशल इनइक्वालिटी आपको वहाँ भी देखने को मिल जाएगी. एंड दे वर ऑल्सो डिवाइडेड बाई दी कंसिडरेशंस ऑफ कास्ट, रेस, ट्राइब एंड स्टेटस. ओके, ठीक है. रिलीजियस कंसिडरेशंस में आपने देखो सुन्नी का नाम और शिया का नाम तो जनरली सुना ही होगा. तो सुन्नी और शिया के बेसिस पे भी डिविजन थे आपके. एंड जो नोबल्स होते थे आपके स्पेशली, इस बेसिस पे काफ़ी उनके बीच में डिस्क्रिमिनेशन भी होता रहता था. एंड कि आप रीजन, कौन से रीजन से बिलोंग करते हो, आप ईरानी हो, अफ़गानी हो, तुरानी हो, हिंदुस्तानी मुस्लिम हो, तो ये सब भी बहुत बड़ा रोल प्ले करते थे आइडेंटिटीज़ क्रिएट करने में अमंग द नोबल्स एंड द ऑफिशियल्स टू. ओके, ओके. देन यू हैव योर 2 काइंड्स ऑफ मुस्लिम्स. एक होते हैं आपके शरीफ मुस्लिम्स एंड एक आपके बोला गया है अजलफ मुस्लिम्स. शरीफ मुस्लिम्स में आपके जैसे हिंदू में हाई कास्ट होती है, वैसे शरीफ मुस्लिम जो है हायर क्लास के माने जाते हैं. इनमें आपके नोबल्स, स्कॉलर्स, प्रीस्ट यही हुआ करते थे. वेयर एज अजलफ मुस्लिम्स को लोअर क्लास का माना जाता था. एंड ये जिस तरीके से आपके लोअर कास्ट है हिंदूज में, सिमिलर टू दैट. ओके, तो लोअर स्ट्राटा जो होता था मुस्लिम क्लास का, वो आपके अजलफ कहलाए जाते थे. सो हाउ टू रिमेंबर दिस, आपको ऐसे याद रखना है. शरीफ, दैट इज हम बोलते हैं ना कि ही इज़ अ वाइज मैन, ही इज़ अ नाइस पर्सन, डिसऑनेस्ट नहीं है, ऑनेस्ट है. तो आप इस तरीके से याद रख सकते हैं ना, शरीफ मुस्लिम्स यूज टू बिलोंग टू दी हायर क्लास. ठीक है. एंड रिलीजियस कन्वर्जन्स वर नॉर्मल, ये कास्ट में भी होते थे आपके. एंड कास्ट प्रूव्ड टू बी अ मेजर डिवाइसिव फोर्स एंड एलिमेंट ऑफ डिसइंटीग्रेशन इन द 18th century इंडिया. तो
डिस्क्रिमिनेशन जो है बेसिकली आपका कास्ट के बेसिस पे काफ़ी ज़्यादा प्रेवलेंट था, और डिसइंटीग्रेशन जो था सोसाइटी में उसके लिए कास्ट काफ़ी रिस्पॉन्सिबल भी था. ओके, सो दिस वॉज अबाउट द सोसाइटल सेटअप. अब हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक देखेंगे कि विमेन का क्या पोजिशन थी सोसाइटी में. एंड सिंस वी हैव ऑलरेडी सीन दैट पेट्रियार्कल फैमिली है इंडिया में, कुछ अगर ग्रुप्स को छोड़ दे, जैसे केरला में नहीं था, मेट्रियार्कल सिस्टम होता था, और आज भी आप देखेंगे तो कई सारे ट्राइब्स में आपको मेट्रियार्कल सिस्टम मिलेगा. ठीक है, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग. विमेन पॉजेस्ड लिटिल इंडिविजुअलिटी, कहने का मतलब दे डिडेंट हैव मच से इन द डिसीजन मेकिंग, एंड उनके राइट्स कोई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होते थे. ओके, कुछ एक्सेप्शंस थे बट दे वर ओनली एक्सेप्शंस. जनरली यही था, दे डिडेंट हैव इंडिविजुअलिटी. अपर क्लास विमेन ज़्यादातर आपके घर में रहती थी. लोअर क्लास विमेन आपकी फील्ड्स, एग्रीकल्चरल फील्ड्स में काम करती थी, अपने घर से बाहर निकल के भी काम करती थी, सो दैट फैमिली की इनकम थोड़ी सप्लीमेंट हो सके, क्योंकि इनकम वॉज नॉट मच कि सपोर्ट हो पाए फैमिली अच्छे से. तो उसके लिए दे ऑल्सो यूज टू हेल्प देयर मेन. देन पर्दा, सती, चाइल्ड मैरिज, पॉलीगैमी, ये तो आपका एग्जिस्ट करता ही था. और ये अभी से नहीं, ये तो बहुत ही सिंस एजेस ये सोशल ईवल्स आपके एग्जिस्ट कर रहे थे. एंड इससे वुमेन की प्रोग्रेस ऑब्वियसली बिल्कुल भी नहीं हो रही थी. पॉलीगैमी, यू नो ना, दैट मल्टीपल मैरिजेस, एक ही मैन जो है वो मल्टीपल वाइव्स हैं उसकी. एंड ये तो बहुत प्रेवलेंट था आपका मुगल एम्पायर में. मुगल एम्पायर में नहीं, मोस्ट ऑफ द किंगडम्स में ऐसा ही देखते आए हैं हम. ठीक है, नेक्स्ट डोरी. डोरी तो आज भी बहुत ही ज़्यादा रहता है, डिमांड में भी रहता है. तो बंगाल और राजपूताना एरियाज में आपका डोरी का सिस्टम वाइड स्प्रेड था. राजा सवाई जयसिंह ऑफ अम्बेर एंड दी मराठा जनरल परशुराम भाऊ, इन दोनों ने कोशिश तो की कि विडो रीमैरिज का प्रोविजन लाया जा सके सोसाइटी में, बट दे फेल्ड. सो रिमेंबर दिस कि राजा सवाई जयसिंह ऑफ अम्बेर ने और मराठा जनरल आपके परशुराम भाऊ, दे ट्राइड टू ब्रिंग द चेंजेस इन द सोसाइटी इन टर्म्स ऑफ विडो रीमैरिज, बट वो फेल हो गए. ठीक है, देन लेट्स मूव टू मेनेस ऑफ स्लेवरी. स्लेवरी वैसे तो जो हम पढ़ते हैं कि हम समझते हैं ज़्यादातर स्लेवरी एज कि परचेज किया किसी पर्सन को एंड देन सेल कर दिया टू वर्क समवेयर, राइट. बट in India especially, slavery was before the European power started coming up. उससे पहले जो slavery थी वो कोई it was not a bad business. Okay, let's see how. अच्छा, वैसे slavery slaves बनने की ज़रूरत क्यों पड़ती थी? Because of the poverty or something, people were compelled to sell their offspring. ठीक है, ड्यू टू इकोनॉमिक डिस्ट्रेस, फेमाइंस आ गए, कभी कोई नेचुरल कैलामिटी आ गई, सूखा पड़ गया, ठीक है, एंड एक्सट्रीम पॉवर्टी. सो दे यूज टू बी द रीजन्स ऑफ द पीपल वर्किंग एज स्लेव्स. ठीक है, हाई क्लासेस जो हैं आपके राजपूत्स, खत्रीज, कायत्स, ये विमेन स्लेव्स को रखते थे एज द डोमेस्टिक वर्क. बट स्लेव्स का स्टेटस इंडिया में फिर भी बेटर था देन दैट इन यूरोप. Okay, slaves were usually treated as hereditary servants rather than as menials. See, आपने देखा भी है, मूवीज़ में देखा है, ड्रामाज में देखा है, दैट दासी और दासियाँ होते थे टू सर्व द किंग्स एंड द अदर हाई ऑफिशियल्स, टू सर्व द कोर्ट स्पेशली. तो ऐसा नहीं था दैट दे डिडेंट हैव देयर राइट्स या फिर उनकी कोई इज्जत नहीं हो रही है. उनको वेरी मच राइट्स भी प्रोवाइडेड थे. एंड स्पेशली जो स्लेव्स आपके कोर्ट के हुआ करते थे, एम्पायर के कोर्ट्स के हुआ करते थे, तो उनको तब उनका तो सारा वो रहना, खाना पीना, एवरीथिंग, उसका पूरा इंतज़ाम आपका कोर्ट में ही होता था, राइट, एम्पायर में ही होता था. एंड उनको काफ़ी प्रिविलेजेस और फैसिलिटीज़ भी मिले हुए थे. तो कंडीशन वॉज स्टिल बेटर. लेकिन यूरोपियंस के आते ही, ठीक है, स्लेवरी काफ़ी बढ़ गई थी और स्लेव ट्रेड बढ़ गया था. ठीक है, स्लेव ट्रेड बढ़ गया था इंडिया में. एंड यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज ने क्या किया, इनको परचेज करते थे. कहाँ से? बंगाल से, आसाम से, बिहार से, एंड यूरोपियन एंड अमेरिकन मार्केट्स में लेके ये जाके उनको वहाँ पे सेल कर देते थे. और आपने पोर्चुगीज़ का तो पढ़ाई है स्टोरी, राइट. पोर्चुगीज़ जब आए थे तो उन्होंने बहुत ही क्रूअल लेवल पे स्लेव ट्रेड स्टार्ट कर दिया था. बच्चों को खरीदते थे, एज ए क्रिश्चियंस उनको ग्रो अप करते थे, उनकी अपब्रिंगिंग करते थे, एंड फिर उनको यूरोपियन मार्केट्स में जाके सेल कर देते थे टू वर्क ऑन दी प्लांटेशंस एंड एग्रीकल्चरल
फील्ड्स। ओके ओके। देन आपके कुछ एबाइसियन स्लेव्स हैं जो यहाँ सूरत में, मद्रास में और कैलकाटा में बेचे जा रहे थे। एबाइसियन एक्चुअली जो आपकी यूथोपिया कंट्री है अफ्रीका में, वहाँ के स्लेव्स को, वहाँ के पीपल को, एबोरिजिनल्स और हैबिटेंट्स को एबाइसियन बोला जाता है, एबाइसिनियन बोला जाता है। ठीक है, सो रिमेंबर दिस। ओके, नेक्स्ट कम्स योर डेवलपमेंट्स इन आर्ट, आर्किटेक्चर एंड कल्चर। ओके, देखिए जब मुगल एम्पायर का डिक्लाइन हुआ तो वहाँ पे जितने भी आपके पेंटर्स हैं, आर्किटेक्ट्स हैं, स्कल्प्टर्स हो गए, ये सब काम कर रहे थे, तो अब इनका भी लाइवलीहुड कहीं ना कहीं खतरे में पड़ गया था। लेकिन जैसे ही ये डिक्लाइन होना शुरू हुआ तो इस तरीके के लोगों ने, आर्टिस्ट ने क्या किया, दूसरे जो आपके रीजनल स्टेट्स एस्टेब्लिश हुए थे, जैसे आपके हैदराबाद, लखनऊ, जयपुर, मुर्शिदाबाद, पटना, कश्मीर एंड सो ऑन, वेरी 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 अदर एरियाज, तो यहाँ पे इन लोगों ने जो है अपना काम ढूंढ लिया था एंड इनके अंदर इनको पैट्रनेज मिल गई थी। लखनऊ की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपके आसफुद्दौला ने, जो कौन है आपके इस टाइम पर, आसफुद्दौला जी आपके नवाब हैं। कहाँ के नवाब हैं? अवध के नवाब हैं। ठीक है, अवध के नवाब हैं आपके आसफुद्दौला। सो इन्होंने क्या बनाया, एक बहुत इंपॉर्टेंट बिल्डिंग है, बड़ा इमाम बाड़ा, इन 1784। सो रिमेंबर दिस, 1784 में बड़ा इमाम बाड़ा हैज बीन बिल्ट बाय आसफुद्दौला। उसके बाद देखिए, उसके बाद आते हैं आपके सवाई जय सिंह। इन्होंने पिंक सिटी ऑफ जयपुर, वेरी फेमस, जयपुर इज नोन एज अ पिंक सिटी, राइट, तो वो बनवाया है इन्होंने। और 5 एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटोरीज बनाई हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना है इस पे आपको। एस्ट्रोनॉमिकल पता है ना आपको, दैट टू ऑब्जर्व द स्काई, द वेरियस स्टार्स, द वेरियस प्लैनेट्स, राइट। कहाँ कहाँ पे बनाई है, बहुत इंपॉर्टेंट है, दिल्ली, जयपुर, बनारस, मथुरा एंड उज्जैन। फिर से एक बार देखिए, दिल्ली, जयपुर, बनारस, मथुरा एंड उज्जैन। तो ये 5 प्लेसेस हैं आपकी जहाँ पे इन्होंने ये ऑब्जर्वेटोरीज बनवाई हैं। एंड एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ इन्होंने बनाई थी, प्रिपेयर कराया था, दैट वाज टाइम टेबल्स, अ सेट ऑफ टाइम टेबल्स, जिसको कहा गया जिज मोहम्मद शाही। सो रिमेंबर दिस, जिज मोहम्मद शाही क्या है आपका, अ सेट ऑफ टाइम टेबल, किसके लिए, टू स्टडी दी एस्ट्रोनॉमी ओनली। तो जो लोग एस्ट्रोनॉमी पढ़ते थे उनके ये बड़ा काम आता था, ये सेट ऑफ टाइम टेबल्स, जिसका नाम था जिज मोहम्मद शाही। किसने बनाया है? सवाई जय सिंह ने। तो क्या क्या इंपॉर्टेंट सवाई जय सिंह ने बनाया? सबसे पहले तो जयपुर, ठीक है, फिर ये आपकी 5 एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटोरीज और देन सेट ऑफ टाइम टेबल्स कॉल्ड जिज मोहम्मद शाही। नेक्स्ट आप आ जाओ केरला में। केरला में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका पैलेस है विच इज पद्मनाभपुरम पैलेस। ये अपने आर्किटेक्चर और मुराल पेंटिंग्स के लिए बहुत फेमस है, तो ये केरला में बनाया गया है। द नेम इज पद्मनाभपुरम पैलेस। ओके, नेक्स्ट है आपके राजपूताना एंड कांगड़ा स्कूल ऑफ पेंटिंग्स। राजपूताना एंड कांगड़ा स्कूल्स, राजपूताना नाम से समझ में आ रहा है ये राजपूत वाला एरिया जितना आपका राजस्थान एंड ऑल, ठीक है। ये काफ़ी इस टाइम पे 18th सेंचुरी में आपके प्रोमिनेंट हो गए थे एंड दे रिवील्ड अ न्यू वाइटैलिटी एंड टेस्ट, यानी कि इनके फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स कुछ आपको नए देखने को मिलेंगे, थोड़े डिफरेंट देखने को मिलेंगे। ये थोड़ा सा अगर मैं आपको डिटेल में बताऊं तो राजपूताना और कांगड़ा ये दोनों ही आपके जो आए हैं सामने। राजपूताना तो आपको पता चल गया, कांगड़ा देख लीजिए, कांगड़ा आपका हिमाचल प्रदेश वाले एरिया से बिलोंग करता है, ये जो स्कूल ऑफ पेंटिंग है। एंड कांगड़ा आपका फेमस है किसके लिए? इट इज़ फेमस फॉर राधा कृष्ण लव स्टोरीज। ओके, तो ये जो सेंट्रल थीम थी इनकी कांगड़ा स्कूल ऑफ पेंटिंग्स की, दैट यूज टू बी लव एंड स्पेशली द राधा कृष्ण लव। तो ये इसकी सेंट्रल थीम थी। एंड ये क्या डिपिक्ट करते थे? ज़्यादातर आपका फोक आर्ट, ठीक है, एंड जो डेली लाइव्स हैं उसको भी डिपिक्ट करते थे, सोसाइटी किस तरीके की है वो भी डिपिक्शन होता था। दिस वॉज अबाउट योर कांगड़ा स्कूल ऑफ पेंटिंग्स। राजपूताना की अगर मैं बात करूँ तो राजपूताना में भी आपका फोक आर्ट था, ठीक है, मिनिएचर पेंटिंग्स हुआ करते थे, प्लस इसमें जो थीम्स थी आपकी वो थीम्स थी एपिक्स। ओके, एपिक्स में आपका जैसे रामायणा एंड महाभारत यू नो, तो ये इसकी थीम्स हुआ करती थी। एंड द लॉर्ड कृष्णा एज वेल, ठीक है, कृष्णा भी इनकी थीम्स में आपको मिलेगा। तो ये था आपका कुछ राजपूताना एंड कांगड़ा स्कूल ऑफ पेंटिंग्स के बारे में। नाउ इस पीरियड में आपका उर्दू लैंग्वेज और उर्दू पोएट्री भी काफ़ी ग्रो हुई है।
एंड यही वो पीरियड था जब आपके कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट पोएट्स, उर्दू पोएट्स आपके सामने आए हैं, जैसे मीर, सौदा, नज़ीर एंड मिर्ज़ा गालिब। मिर्ज़ा गालिब तो आई थिंक एवरीबडी नोज, राइट। एंड ये मिर्ज़ा गालिब आपके जो पॉपुलर थे, ही वॉज पॉपुलर इन द 19th सेंचुरी। तो ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट उर्दू पोएट्स थे। देन साउथ इंडिया में अगर आप आएंगे तो यहाँ पे मलयालम लिटरेचर काफ़ी फ्लरिश कर रहा है, काफ़ी ग्रो हो रहा है अंडर द पैट्रनेज ऑफ किसकी छत्र छाया में, ट्रावनकोर रूलर्स। ट्रावनकोर दैट इज योर केरला वाला एरिया। तो यहाँ पे आपका मलयालम लिटरेचर बहुत ग्रो हुआ है। देन इसमें आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट नेम है कंचन नाम्बियार। ये आपके एक नोटेड मलयालम पोएट थे, तो रिमेंबर दिस नेम, कंचन नाम्बियार। देन आप आ जाओ तमिल लैंग्वेज। तमिल लैंग्वेज भी काफ़ी इस टाइम पे ग्रो हुई है, और यहाँ पे एक नया एलिमेंट तमिल लैंग्वेज में ऐड हुआ है विच इज़ सितार पोएट्री। अब ये सितार को वो इंस्ट्रूमेंट मत समझ लेना, वो जो सितार बजाने वाला सितार होता है दैट इज सितार। ये है आपका सितार। सितार रिलेट्स टू दी हिस्ट्री ऑफ स्पेशली एंशियंट टाइम्स, एंड यहाँ पे हम इंडिया की बात कर रहे हैं तो एंशियंट हिस्ट्री की हम बात करेंगे। तो इस पोएट्री में आपके एलिमेंट्स किस चीज़ के होते थे, एंशियंट हिस्ट्री के, ठीक है। थीम्स आपकी एंशियंट हिस्ट्री के इवेंट्स या इंसिडेंट्स हो गए। और यहाँ पे आपका इंपॉर्टेंट नेम है तय्यूम अन्नवर, ठीक है। ये आपके बेस्ट एक्सपोनेंट थे, वन ऑफ द बेस्ट एक्सपोनेंट्स ऑफ दी सितार पोएट्री। एंड इन्होंने टेम्पल रूल के अब्यूजेस के अगेंस्ट एंड द कास्ट सिस्टम, इसके अगेंस्ट इन्होंने प्रोटेस्ट भी किया। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। ही प्रोटेस्टेड अगेंस्ट द अब्यूजेस ऑफ टेम्पल रूल एंड द कास्ट सिस्टम। नेक्स्ट है आपका हीर रांझा। आई डोंट थिंक आई नीड टू टेल यू दिस, राइट। इट्स अ रोमांटिक एपिक इन पंजाबी लिटरेचर, सबको पता है, बट शायद कम ही लोगों को पता होगा कि इसको वारिस शाह ने लिखा है, ठीक है। तो रिमेंबर दिस नेम, वारिस शाह हैज़ कंपाइल्ड द हीर रांझा। देन यू हैव योर रिसालो। रिसालो आपकी सिंधी लिटरेचर है एंड इसको लिखा है शाह अब्दुल लतीफ़ ने। ये कलेक्शन है पोम्स का। सो रिमेंबर रिसालो सिंधी लिटरेचर की है, रिटन बाय शाह अब्दुल लतीफ़, ओके। सो ये जो है आपकी, ये तो बहुत ही फ्यू एग्जाम्पल्स थे, ऐसे बहुत सारे लिटरेरी वर्क्स हैं जो कल्चर और ट्रेडिशंस को हमारे शो भी करते हैं। सो दिस वॉज ऑल अबाउट योर इंडिया ऑन द ईव ऑफ कॉन्क्वेस्ट। आज ही आपका चैप्टर खत्म एंड सोशो इकोनॉमिक कंडीशंस के बारे में था। एक बार फिर से ज़रा देख लेते हैं क्वेश्चन को हम, दैट व्हाट वाज योर क्वेश्चन। तो आपका क्वेश्चन था एसेस द सोशो इकोनॉमिक कंडीशंस ऑफ इंडिया इन द 18th सेंचुरी बिफोर द ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट। बैकग्राउंड में आप बताएंगे कि इंडिया हैज़ बिकम अ लैंड ऑफ कॉन्ट्रास्ट, ठीक है। एक तरफ आपकी एक्सट्रीम पॉवर्टी है एंड एक्सट्रीम लग्जरी है, लेकिन साइड बाय साइड बहुत ही बेटर कंडीशंस है ब्रिटिश रूल के कंपैरिजन में। एंड सबसे पहले आप बताएंगे एग्रीकल्चर के बारे में, ठीक है, कि एग्रीकल्चर अभी भी ट्रेडिशनल है, बैकवर्ड है एंड बहुत ज़्यादा हाई टैक्सेस पीजेंट्स एंड फार्मर्स को पे करने पड़ रहे हैं। नेक्स्ट आप बताएंगे ट्रेड एंड इंडस्ट्री के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखना मत भूलिए, इंडिया वॉज द लैंड ऑफ ट्रेड सर्प्लस। एंड क्या क्या आइटम्स आपके इंपॉर्टेंट जो है एक्सपोर्ट इम्पोर्ट के, एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के सेंटर्स एंड दी शिप बिल्डिंग इंडस्ट्रीज के सेंटर्स। नेक्स्ट यू हैव योर स्टेटस ऑफ एजुकेशन। अगेन एजुकेशन भी आपकी अभी ट्रेडिशनल है एंड लिमिटेड है, एंड आपको पाठशालाज, मकतब्स, चटुस्पथीज, दोस, मद्रसाज, ये सब बताना है इसमें। नेक्स्ट यू हैव योर सोसाइटल सेटअप। सोसाइटल सेटअप में आप बताएंगे डिविजन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, ओके, डिस्क्रिमिनेशन भी है, पेट्रियार्कल सोसाइटी है, ओके। एंड मुस्लिम्स में भी आपका डिवीजन है, शरीफ मुस्लिम्स है, अजलफ मुस्लिम्स है। पोजिशन ऑफ वेमेन इन द सोसाइटी आप बताएंगे, ओके। देन यू विल टेल दैट इंडिविजुअलिटी नहीं थी पेट्रियार्कल सिस्टम की वजह से, एंड कुछ सोशल इविल्स थे जैसे पर्दा, सती, चाइल्ड मैरिज, पॉलीगैमी एंड द डोरी, ओके। देन यू हैव योर मेनेस ऑफ स्लेवरी। स्लेवरी आप बताएंगे कि यूरोपियन पावर्स के आने के बाद स्लेवरी काफ़ी बढ़ गई एंड क्रूअल स्लेवरी होना शुरू हो गई। Then you have your developments in art and architecture, okay, and you will tell about Bada Imambara, Jij Mohammad Shahi, Jaipur, astronomical observatories, Rajputa and Kangrana, schools of paintings. Then you have Urdu poets like Mirza Ghalib and Nazir, okay, and then you have Sittar poetry and the literatures like Heer Ranjha, Risalo, okay. So this was all about your chapter. See you in the next lecture. Thank you.